नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतगणना कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने की अपील। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हुई। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर से 70 अरब रुपए का राजस्व मिलेगा। और शारजाह में महिला 2020 क्रिकेट चैलेंज प्रतियोगिता का फाइनल मैच सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच जारी। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की भी मतगणना कल होगी। बिहार की 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों और दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए मतदान हुआ था। तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की 4 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव इनके साथ ही हुए थे। 11 राज्यों में 58 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी इस महीने की 3 और 7 तारीख को मतदान हुआ था। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार में कल की मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गणना को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतगणना केंद्र और उसके आसपास 3 लेयर का सुरक्षा घेरा होगा। विजयी जुलूस पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान कोविड मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। सभी मतदान कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने को कहा गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतगणना हॉल में वोटों की गिनती के लिए 14 की जगह 7 टेबल लगाया जाएगा। ईवीएम की संख्या में वृद्धि के कारण मतगणना में पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक वक्त लगेगा। मतगणना के बाद 3734 उम्मीदवारों के भाग्य का कल फैसला होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राज्य के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 414 मतगणना हॉल भी तैयार किए गए हैं। मतगणना से पहले और उसके बाद मतदान केंद्रों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कल हम लोग का मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले 8 बजे से हमारा पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे से हम लोग का कंट्रोल यूनिट का जो ईवीएम का काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 19 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स दिया है और जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 59 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्स दिया है। ये जो हमारा बिहार का पुलिस है उसके अलावे इतना हम लोग को एडिशनल कंपनीज फोर्स मिला है। धारा 144 के अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर पास किया है, वो अभी भी लागू है। और सोशल डिस्टेंस ये सब मेंटेन करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ काउंटिंग हॉल्स को बढ़ाया है। काउंटिंग सेंटर्स का नंबर बढ़ा है। अभी 55 काउंटिंग सेंटर में हमारा मतगणना होगा। सोशल डिस्टेंस और अन्य कोविड सेफ्टी मेजर्स का अनुपालन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों की मतगणना के रुझान कल सुबह 8 बजे से आयोग की वेबसाइट result.eci.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे। ये रुझान सभी मतगणना केंद्रों के साथ वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर भी प्रदर्शित जाएंगे। रुझान वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे और इन्हें कुछ मिनट बाद अपडेट किया जाता रहेगा।
वेबसाइट और मोबाइल ऐप में वही जानकारी दिखाई जाएगी जो मतगणना केंद्रों से रिटर्निंग ऑफिसर उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त और कोरोना दिशा निर्देशों के बीच सुबह 8 बजे से राज्य के 19 जिला मुख्यालयों में मतगणना होगी। देर शाम तक नतीजे आने की संभावना है। एक रिपोर्ट। इन सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था और कुल 70.27% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इन सीटों पर कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। वैसे इन चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। चुनाव के नतीजों से यह भी तय होगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। भाजपा को सरकार में बने रहने के लिए केवल 8 सीट चाहिए, वहीं कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी, लेकिन इसी साल मार्च में सत्तारूढ़ दल के 22 विधायकों द्वारा इस्तीफा देने से कांग्रेस की सरकार ने बहुमत खो दिया था और फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना कल की जाएगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। राज्य के पूर्व मंत्री किरीट सिंह राणा सहित कुल 81 उम्मीदवारों का भविष्य कल की मतगणना में साफ हो जाएगा। अबड़ासा, लिंबड़ी, मोरबी, करजण और डांग विधानसभा क्षेत्र की मतों की गिनती जिला मुख्यालय पर होगी, जबकि दारिक, गढ़ड़ा और कपराड़ा सीटों की मतों की गिनती स्थानीय स्तर पर होगी। 8 विभिन्न स्थानों पर 25 खंडों और 97 टेबलों को कल की मतगणना के लिए सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि मतगणना कर्मचारियों के लिए मास्क, फेस शील्ड और हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा। मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और दोपहर से पहले नतीजे मिल जाने की संभावना है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में विधान परिषद की 4 और विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना कल होगी। राज्य के चुनाव अधिकारी ने बताया कि विधान परिषद के लिए हुए चुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से धारवाड़, गुलबर्ग और बंगलुरु के 2 स्थानों पर होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीरा और आरआर नगर विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती के लिए 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। संक्रमण की वजह से मतगणना में सावधानी बरती गई है। सामाजिक अंतर, मास्क और ग्लव्स दिए गए हैं। हैंड सैनिटाइजर्स और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। काउंटिंग सेंटर्स के अंदर मोबाइल और बैग निषिद्ध रहेगा। सुबह 7:45 को स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और वोटों की गिनती पोस्टल बैलेट से आरंभ होगी। ईवीएम को उसके बाद गिना जाएगा। विधानसभा चुनाव के विषय में 5 मतकेंद्रों का वीवीपैट स्लिप्स गिना जाएगा। हर एक टेबल में माइक्रो ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर और सहायक तैनात किए जाएंगे। काउंटिंग सेंटर्स के 100 मीटर के इर्द गिर्द लोगों का जमा होना या वाहन संचार नहीं संभव हो पाएगा। चुनाव जीत की जुलूस और पटाखे जलाने पर रोक डाल दी गई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना कल होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 88 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए 3 नवंबर को 53% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना हमारा संकल्प और दायित्व है। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुल 614 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 30 विकास परियोजनाओं में से अनेक का उद्घाटन किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बनारसी अंदाज में पूर्वांचल के किसानों को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद किसानों ने अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा की है। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनके अंतर्गत शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि वाराणसी न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का, बल्कि देश में चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र बन गया है। पिछले 6 वर्षों में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के कायाकल्प से पूर्वांचल के लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में फायदा हुआ है। अब उन्हें छोटे मोटे कार्यों के लिए दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ता। हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति कार्ड योजना से गांवों में जमीन जायदाद संबंधी कई विवादों का समाधान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जानी मानी बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह से बातचीत करते हुए कहा कि काशी के लोगों को चुनौतियों को अवसरों में बदलना आता है। उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास सुविधाओं के विकास से काशी के लोगों और खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, कोचेज ये जो सुझाव देते हैं, उससे जो चीजें बनती हैं वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर शासन भी विचार करेगा और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे। बनारस की युवा पीढ़ी के जहन के अंदर खेल, और जब खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है और वो स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवासीय परिसर और वाराणसी में स्मार्ट लाइटों सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी वासियों को दिवाली का तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में काशी में लगभग 8,900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। काशी वासियों को दी जाने वाली सौगात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। काशी की पुरातन काया को एक नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पिछले 6 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी विकास की योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर प्रारंभ हुई, आज उसने काशी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री की ओर से वाराणसी के लिए 18,000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 200 करोड़ की अन्य परियोजनाएं भी पूरी होकर लोकार्पण के लिए तैयार थीं, लेकिन शहर में स्नातक विधान परिषद चुनाव की वजह से इनका लोकार्पण नहीं किया जा सका। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में मौजूद लगभग 1,500 लोगों ने भी हिस्सा लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 16 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उनमें सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी शामिल है, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण साबित होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। 79,17,373 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। एक रिपोर्ट।
लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामले 50,000 के नीचे रहे। कोविड से संबंधित सावधानियों के लिए चलाए गए जन आंदोलन की सफलता के कारण नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या 37वें दिन भी नए मामलों की तुलना में कम रही। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 48,405 लोग संक्रमण से ठीक हुए। देश में इस समय संक्रमण के सक्रिय मामले लगभग 5,09,000 हैं। देश में संक्रमण की दर घटकर 7.19% हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,232 लोग संक्रमण से ठीक हुए। केरल में 6,853 लोग और दिल्ली में 6,069 लोग कल संक्रमण से स्वस्थ हुए। कल देश भर में कोविड संक्रमण के 8,35,401 नमूनों की जांच की गई। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और केरल। सर्दी और त्योहारों के मौसम में संक्रमण का जोखिम बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस दौरान और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सर्दी के महीनों में सांस से फैलने वाले वायरस का प्रकोप भी बढ़ जाता है। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है। सबको 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है। हाथ को साबुन से, पानी से सैनिटाइज करके रखना है। धोते रहना है। अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। ये फेस्टिवल्स का समय है। कड़क सर्दी पड़ती है, वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस वर्ष जनवरी में पुणे में कोविड जांच की केवल एक प्रयोगशाला थी, जो अब 2,074 हो गई हैं। अब रोजाना 15 लाख जांच करने की क्षमता हासिल कर ली गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है। कोविड मृत्यु दर के मामले में भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां मृत्यु दर सबसे कम है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों से कोविड को फैलने से रोकने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने का आग्रह किया। इनमें जांच सुविधा बढ़ाने, बाजारों, कार्यस्थलों, धार्मिक स्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में ज्यादा जांच करने और संक्रमित व्यक्ति का पता चलते ही 72 घंटे के अंदर उसके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना शामिल है। नागालैंड में आज से कोहिमा नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास मास्क पहनना अनिवार्य बना दिया गया है। सभी वार्डों में कम से कम 10 स्वयंसेवक और वरिष्ठ नेता महामारी से सुरक्षा के इस उपाय को लागू करवा रहे हैं। जो लोग बिना मास्क पहने पाए जाएंगे, उनकी सूची तैयार की जाएगी और उन्हें वार्ड कोविड कमेटी से तत्काल 30 रुपए का मास्क खरीदने को कहा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कोविड लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल खुलने पर स्कूल के हजारों बच्चे खादी से बने तिरंगा फेस मास्क लगाकर स्कूल जाएंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाले खादी के 60,000 मास्क उपलब्ध कराए हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर से स्कूल दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं। पूर्वोत्तर में पहली बार किसी राज्य सरकार ने अपने विद्यार्थियों के लिए इतनी बड़ी संख्या में खादी के फेस मास्क खरीदे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गयी। और अब
अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतगणना कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने की अपील। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हुई। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर से 70 अरब रुपए का राजस्व मिलेगा। और शारजाह में महिला 2020 क्रिकेट चैलेंज प्रतियोगिता का फाइनल मैच सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच जारी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर का परिणाम ऐतिहासिक रहा। उन्होंने आज नई दिल्ली में बताया कि वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी 2 नवंबर से आज तक चली। इस दौरान 19 खदानों की नीलामी की गई, जिससे 70 अरब रुपए का राजस्व मिलेगा और इसकी कुल क्षमता 5 करोड़ 10 लाख टन है। श्री जोशी ने कहा कि पेशगी राशि 10 अरब 48 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि इन 19 खदानों में से 11 खुली, 5 भूमिगत और 3 मिश्रित श्रेणी की हैं। ये खदानें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। श्री जोशी ने कहा कि 23 खदानों के लिए कुल 76 बोली प्राप्त हुई। 19 खदानों को तकनीकी बोलियों के योग्य पाया गया। श्री जोशी ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया की सफलता लगभग 50% रही, जो 2015 के बाद सबसे अधिक है। 15वें वित्त आयोग ने आज 2021 से 2026 की अवधि के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रिपोर्ट सौंपी। एनके सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पिछले वित्त आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों, आयोग की सलाहकार परिषद, अन्य विशेषज्ञों और प्रमुख तथा बहुपक्षीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। वित्त आयोग प्रधानमंत्री को भी इस रिपोर्ट की प्रति सौंपेगा। वित्त मंत्री ये रिपोर्ट और इस पर की गई सरकार की कार्रवाई का विवरण संसद के पटल पर रखेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भवन में अग्निशमन प्रणाली का अवलोकन किया। आग का पता लगाने और बुझाने की इस प्रणाली का विकास DRDO ने यात्री बसों के लिए किया है। इस प्रणाली से 30 सेकंड से भी कम समय में बस में आग का पता लगाया जा सकता है और 60 सेकंड में आग पर काबू पाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में 8 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की नब्बन्ना चालो रैली के दौरान कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की आज आलोचना की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई और पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे खुद और भाजपा के 2 अन्य सांसद उन अज्ञात लोगों के नाम प्राथमिकी दर्ज कराने थाने गए थे, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान देसी बम फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जिन थानों को कानून के अनुसार काम करना चाहिए, वे तृणमूल कांग्रेस के शाखा कार्यालयों की तरह काम कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस सरकार की कठपुतली बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानती हैं कि उनका जनाधार बड़ी तेजी से खिसक रहा है और राज्य में नई सरकार भाजपा की बनेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के किरनी जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। विशेष सुराग मिलने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष कार्रवाई बल ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। इन हथियारों को नियंत्रण रेखा के पास छुपाकर रखा गया था। आरंभिक जांच से पता चला है कि लश्कर-ए-तैयबा द्वारा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन हथियारों और गोला बारूद को कश्मीर घाटी में लाए जाने की योजना थी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश स्तर के बैंकरों की समिति की दूसरी बैठक आज लेह में हुई। लद्दाख में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 5 बैंक हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू कश्मीर सहकारी बैंक और राज्य वित्तीय निगम लेह और करगिल जिलों में काम कर रहे हैं।
इन सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इस वर्ष जून तक 52 अरब 17 करोड़ रुपए जमा थे। केंद्र शासित प्रदेश के वित्त सचिव और आयुक्त रिग्निजन समफेल ने बैंकरों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों से लद्दाख के लोगों के लिए ऋण का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आज बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में करीब 23 अरब रुपए जारी करने का आदेश दिया। ये 1 खरब रुपए के राहत पैकेज की पहली किस्त है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने की थी। ये राशि नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, कोंकण और नासिक मंडलों में वितरण के लिए जारी की गई है। मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिनके निकट परिजन बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मारे गए, घर तबाह हो गए या जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई अथवा पशुओं की जान गई। मुआवजा मछुआरों को भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक और गुजराती स्तंभकार फादर कार्लोस गोंजाल्वेज वालेस एसजे के निधन पर दुख प्रकट किया है। वे फादर वालेस के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री मोदी ने कहा कि फादर वालेस ने गणित और गुजराती साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय लेखन किया और वे समाज सेवा के प्रति भी समर्पित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग के कार्यक्रम पर चर्चा की। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक में ये विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने इसी वर्ष सऊदी अरब में G20 समूह की बैठक के निष्कर्षों और प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भविष्य में मांग आधारित पर्यावरण अनुकूल, समेकित और स्वचालित यात्रा की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख शहरों में आवागमन सुविधा बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली और यातायात प्रबंधन एप्लीकेशन जैसी नई प्रौद्योगिकी विकास के चरण में है। श्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में शहरी परिवहन सुविधा में उभरते रुझानों के विषय पर 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 704 अंक बढ़कर 42,597 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 198 अंकों की बढ़त के साथ 12,461 पर पहुंच गया। महिलाओं के 2020 चैलेंज का फाइनल मुकाबला शारजाह में सुपरनोवाज और टेल ब्लेजर्स के बीच चल रहा है। टॉस जीतकर सुपरनोवाज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक टेल ब्लेजर्स ने 12वें ओवर में 1 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM की बैठक में आज क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपायों और भविष्य के उपायों पर भी चर्चा हुई। आयोग ने बताया कि इस संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले विभिन्न पक्षों के साथ और विचार विमर्श की आवश्यकता होगी। आयोग ने आपातकालीन आधार पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मौजूदा कानूनों, नियमों, दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतगणना कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने की अपील। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हुई। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर से 70 अरब रुपए का राजस्व मिलेगा। और शारजाह में महिला 2020 क्रिकेट चैलेंज प्रतियोगिता का फाइनल मैच सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच जारी। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।